गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आपके सामने एक बेहतरीन कोटेशन दिया है। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट्स सक्सेस मैक द नॉइस। शांतिपूर्वक मेहनत कीजिए, आपकी सफलता ही धुन मचाने के लिए काफ़ी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखलाओं को फिर से सॉल्व करेंगे। बने रहिए चैनल में, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। क्वेश्चन की श्रृंखला पॉलिटी से होगी। आपको विचार करना है दिए गए कथनों पर और उसके बाद 2-3 सेकेंड 5 सेकेंड का पूछ लीजिए। चलिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ईच विलेज डिमार्केटेड एज पर द सेंसस मस्ट हैव इट्स वन डेडिकेटेड ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव का क्या एक निश्चित सेंसस के पश्चात एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होना अनिवार्य है? इट मस्ट लिखा हुआ है। Anyone who is eligible to vote in Lok Sabha elections from a particular village can also vote in Gram Panchayat election। क्या कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा में मतदान देने के लिए एलिजिबल है, क्या वह ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होता है? ध्यान से सोच लीजिए। इस तरह के यूपीएससी प्रश्न अक्सर पूछती है और पूछ चुकी है भी है। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो लोकसभा का वोट दे सकता है, लोकसभा का वोट वो व्यक्ति दे सकता है जो 18 साल का हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज कितना होता है। अगर ये आप जानते हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए। तो सही जवाब है बी। चलिए, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। तो ग्राम सभा उन सारे एडल्ट्स लोगों का एक क्षेत्र होता है जो पंचायत के द्वारा कवर किया जाता है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज। हो सकता है एक ही गांव हो या हो सकता है कई गांवों को मिलाकर बनाया गया हो एक ग्राम पंचायत, आई मीन ग्राम सभा। इन सम स्टेट ए विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हर गांव में अपना अपना मीटिंग होता है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल और उससे ज़्यादा हो, हु हैज़ द राइट टू वोट इन द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा में उसको वोट देने का अधिकार है। दीज एडल्ट्स हैव ऑल्सो राइट टू वोट इन लोकसभा इलेक्शन। ओके, what was where the essential changes brought by the 73rd Constitutional Amendment Act in पंचायती राज इन इंडिया? क्या क्या परिवर्तन हो गया 73 संविधान संशोधन के पश्चात? पंचायत वेयर क्रिएटेड बाय एक्ट as they did not exist in the independent India. Okay, पंचायती राज system received constitutional status. Next, it fixed the size of panchayat and granted executive power to panchayats. देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पंचायतों का गठन किया गया। आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी बन चुका था। तो निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता है कि पंचायती राज गठन संविधान के 73 संविधान के बाद ही हुआ, इसलिए पहला कथन तो आंसर हो गया बी, केवल 2 सही है। राजस्थान, जो कि भारत का पहला स्टेट था जहाँ पर पंचायती राज का गठन 1959 में ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। दो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 1960 के दरम्यान में बहुत से राज्यों ने पंचायती राज को मतलब गठित तो किया, लेकिन बहुत सारा डिफरेंसेस था एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच, उनके मतलब नंबर को लेकर, उनके पोजीशन को लेकर। ठीक है, समितियां, परिषद, टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शन, फिनांस, बहुत सी मतलब विविधताएं थी। अपने अपने राज्य का मतलब अपना अपना मैटर था, तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन इस बात को हार्मोनाइज कर दिया कि जितने भी सिस्टम होंगे उसमें एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा, ग्रांटेड किया जाएगा उसको पीआरआई। जो पीआरआईज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायत इज इलेक्टेड फ्रॉम एरिया वार्ड्स। पंचायत का इलेक्शन जो होता है एरिया वार्ड्स के आधार पे होता है। एंड साइज इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। साइज इसका कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा निर्धारित नहीं है।
State legislature may provide for the representation of which of the following person in municipality. स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर क्या क्या देता है, म्यूनसिपैलिटी में कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर के लोग भाग ले सकते हैं। जो राज्य विधानसभा होता है उसके कौन कौन से लोग म्यूनसिपलिटी के चुनाव में या फिर उस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट कंप्राइजेस होलली और पार्टली इन द म्यूनसिपल एरिया। टीचर्स एंड ग्रेजुएट लिविंग within the municipal area, person having special knowledge or experience in the municipal administration। जी हाँ, केवल और केवल आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है 1 और 3। प्रोविजंस इज मेड टू ऑगमेंट म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूनसिपैलिटी। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे? पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस इन द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। मतलब वोट देने का अधिकार छोड़कर बाकी सबका काम इसके पर्सन जो है जिसके पास कुछ खास अनुभव हो, कुछ ज्ञान हो कि किस प्रकार से नगर निगम या नगर पंचायत का प्रशासन चलाया जाता है, वो मीटिंग में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट्स कंप्राइज होली और पार्टली म्यूनसिपल एरिया। द मेंबर ऑफ राज्य सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल registered as a selector within the municipal area। Chairperson of committee other than wards committee with the reference to the cantonment board, which of the following statement is correct। cantonment board के बारे में पूछा जा रहा है। It is established for municipal administration for the civilian population in the containment area। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविलियन पॉपुलेशन के लिए है। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, यही सही है खाली। कंटोनमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश फॉर द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ए सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटेनमेंट एरिया। इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंटोनमेंट एक्ट 2006 legislation enacted by the central government। It works under the administrative control of the defense ministry of the central government। तो याद रखिएगा, जो कॉन्टोनमेंट एरिया होता है उसका गठन जो होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत होता है और इसमें उन सिविलियंस पॉपुलेशन को जगह मिलती है जो कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं। ठीक है, उसी के लिए गठन किया गया है कंटेनमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया और प्रोटेक्शन प्रदान किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट के तहत स्थापित किया जा सकता है? इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसको डीपीएसपी में भी जगह मिला है कि किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा मिले। सबके सब सही है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था जिसमें संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टेटस, संवैधानिक स्टेटस और प्रोटेक्शन मिला। और इस कंटेक्स्ट में कुछ संविधान में संशोधन कर दिए गए, 3 चेंजेस किया गया। पहला बात तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट के तहत रख दिया गया है। इट इंक्लूडेड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43(b)(2) में। इट एडेड ए न्यू पार्ट 9(b) in the constitution which entitled cooperative societies। article 243(z)(h) to 243(z)(t। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटा एप्लीकेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा और कहाँ कहाँ होगा इसका इस्तेमाल? लेजिस्लेटिव असेंबली में,
खास करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, और राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। केवल एक और दो। नन ऑफ द एबव, नोटा हैज़ बीन प्रोवाइडेड, एक ऑप्शन के रूप में वोटर को दिया गया है, और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का जजमेंट, जिसमें इस बात को निर्धारित कर दिया गया कि नोटा का इस्तेमाल किया जाएगा लोकसभा और स्टेट असेंबली के चुनाव में, केवल जिसका डायरेक्ट चुनाव होता है वही चुनाव में बस। लेकिन ये विलेज पंचायत के लिए नोटा का अवेलेबल नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है। उसका भी चुनाव डायरेक्ट होता है, बट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में इसका इस्तेमाल होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी अभी बहुत चर्चा में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात, सुन लीजिए ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी टर्म का, मेंबर ऑफ इलेक्शन के टर्म का कोई जिक्र नहीं किया है। इज इट राइट? कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ध्यान से सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कोई रोल नहीं है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष तक होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। क्या मतलब एक बार चुनाव आयुक्त बन जाने के बाद आप किसी भी प्रकार का अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट के बाद आपको नहीं मिलने वाला है क्या? बार लगा दिया गया है। इन द केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंगस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसा तो नहीं है कि मैटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसा करेगा, यहाँ सर्वेसर बाकी कोई तो बात नहीं है। तीसरा भी गलत है, दूसरा बात है भी, वो भी है। चलिए, इसमें करेक्ट पूछा तो केवल और केवल आपको एक सही दिया गया है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ओनली एंड ओनली वन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ने किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है, ना तो लीगल, ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव, ना एजुकेशनल और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, बस याद रखना आपको है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमिश्नर के सदस्यों का कार्यकाल को भी निर्धारित नहीं किया है। ध्यान रहे, इलेक्शन कमिश्नर का बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार द रिटर्निंग इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, रिटर्निंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिबार्ड नहीं किया है, ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया रिटर्निंग इलेक्शन कमिश्नर को किसी और अपॉइंटमेंट से, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो दो इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी वर्तमान में, उनको बराबर पावर दिया गया है, इक्वल सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलता है, और भी बाकी जो सुविधाएं हैं वो मिलता है, विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता वही है बस। इन द केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंगस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर टू इलेक्शन कमिश्नर, तब मैटर जो होगा ना वो मेजोरिटी से सेटल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चाहेगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के एक मतलब स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। चेयरमैन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर and on the grounds similar to that of the judge of the Supreme Court. The entire expense of UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. The chairman is not eligible for the employment in the government of India or state. chairman की बात हो रही है, इसलिए तीसरा सही है। दूसरा सोचिए, तीसरा सोचिए, कंसोलिडेटेड फंड पे भारत में वेतन नहीं होता भैया, होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फ्लोइंग प्रोविजन फॉर या टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कैरेक्टर इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द यूपीएससी। पहला, चेयरमैन और इसके सदस्यों का उस, ठीक है, हटाने के लिए बहुत ही मतलब सीधी सी बात है, कौन हटा सकता है, तो कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑफ द बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान में बताया गया है, आपको पता होना चाहिए वो आधार क्या है। साबित कदाचार, they enjoy the security of tenure, the condition of the service of the chairman or a member though determined by the president,
कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एक बार नियुक्ति हो गई तो उनके मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनके सर्विस में इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा जो उनके मतलब उनके हितों के खिलाफ हो। द इंटायर एक्सपेंस इंक्लूडिंग सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन of the chairman and the members of the UPSC are charged on the Consolidated Fund of India. Condition of service of the chairman or the member, though determined by the president, cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Entire expenses, including salary, allowances, pension of the chairman and the members of the UPSC, are charged on consolidated on the Consolidated Fund of India. Thus, they are not subject to vote of Parliament. Chairman of UPSC, ध्यान रहे चेयरमैन की बात कर रहा हूं मैं, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। उनको अपने एक कार्यकाल पूरा करने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार में कहीं भी और कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट। चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटेड, ठीक है, रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो भैया, उनका नियुक्ति नहीं हो सकता है टू दैट ऑफिस, उसी ऑफिस में। दैट मीन सिंगल बात है कि वो सेकंड टर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक तरह से स्वायत्तता, एक तरह से स्वतंत्रता मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है उसमें क्या क्या होना जरूरी है। एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक्सपेंस बीइंग चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया, तीनों के तीनों सही है, 1 2 3। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडीज थ्रू द वेरियस प्रोविजन, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड और भी कई प्रोविजंस होते हैं जिसके तरीके से कहीं ना कहीं इनकी स्वतंत्रता को मेंटेन करने का, इनकी स्वायत्तता, इनकी गरिमा एक तरह से किसी प्रकार से कलंकित ना हो, किसी प्रकार से दबाव में ना आ जाए, ये बायस ना हो जाए, राजनीतिक पीड़ित ना हो जाए ये, ठीक है। इनको किसी प्रकार का डर ना होना चाहिए कि इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है, इनको तलवार की नोक पर चलने की कोई जरूरत ना हो। तो इनके इंडिपेंडेंस को बरकरार रख, लेकिन संविधान ने कुछ इतने पावर दे दिए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को कि सरकार अगर बहुमत में भी रहे तो अपनी हुकूमत वाली जो भूमिका है वो इसको ना डरा पाए। लेट्स सी, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें, कैन ओनली बी रिमूव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तभी हटाया जा सकता है जब ये सिद्ध हो जाए एक तो मिस बिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी, और ऐसे नहीं। और उसके लिए वही ग्राउंड होगा, वही तरीका होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है। बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्विसेज कंडीशन कैन नॉट बी वेरिड आफ्टर अपॉइंटमेंट। एक बार अपॉइंट हो गए तो उनके जो कंडीशन है उसमें विपरीत प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नीडेड टू रिमूव इलेक्शन कमिश्नर। और ध्यान रहे जो इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल अगर होगा बाय द वे, तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भूमिका बहुत जरूरी है। चाहे रीजनल कमिश्नर को हटाना हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, इसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा। किस किस बॉडीज में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अनिवार्यता है, बताइए कौन सा कमेटी में। ह्यूमन राइट कमीशन में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, नीति आयोग में तो बिल्कुल नहीं, तो केवल और केवल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इसकी भूमिका होती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी चर्चा में भी था, क्योंकि आपको पता होगा ST SC के जो समुदाय के लोग हैं उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो अभी नया कानून 2022 में लाया जाएगा, या एक नया मतलब नोटिस जारी किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 था उसमें जो संशोधन करके कुछ स्पेशल कैटेगराइज किया गया है,
उससे एसटीज़ कम्युनिटीज़ के जो आजीविका है, जो उनका संस्कृति है, जो उनका मतलब एक तरह से जीवन निर्वाह है, कहीं न कहीं प्रभावित होने की संभावना है। तो उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अलावा नेशनल एस अनुसूचित जनजाति आयोग वो भी चर्चा में था। तो जितने भी बॉडीज़ हैं, तो सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी, ताकि मतलब इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। चेयरमैन और इसके मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसके लिए एक रिकमेंडेशन होना चाहिए एक 6 समिति वाली कमेटी से, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं। इसके अलावा जो इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में प्राइम मिनिस्टर को हेड के अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर इसके अंग होते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय प्रस्तावना के बारे में पूछा जा रहा है, इंडिया का प्रस्तावना क्या है। देखिए, ओरिजिनल प्रीएम्बल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1949 डिक्लेयर्ड इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Preamble states that objects of the Constitution and the acts as aid and during the interpretation of articles in the Constitution। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया। इसमें यूनिटी ऑफ नेशन जोड़ा गया। यूनिटी ऑफ नेशन को यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 3 तो सही है ही, दूसरा भी सही है, पहला गलत है, क्योंकि प्रीएम्बल जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि हमारा फिलॉसफी क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, मतलब हमारा सपना क्या है, देश के संविधान विदों का क्या मतलब मकसद था। एक तरह से ये हॉरोस्कोप कह सकते हैं, एक तरह से कुंजी कह सकते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिप्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, इसके पीछे इतिहास का रहा है, कोर वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल क्या है नेशंस का। प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव पर टिका हुआ है, उसी के आधार पर बना हुआ है, जिसको पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा था, और उसके बाद इसका जो अडॉप्ट किया गया, इसको गोद लिया गया, मतलब 22 जनवरी 1947 को। ऑल्दो प्रीएम्बल तो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, मतलब इसको आप इसमें कुछ लिखी जो बातें अगर उसका उल्लंघन होता भी है तो अभी ऐसा नहीं कि इसको कोर्ट में ले जाके घसीट दें, चैलेंज कर दें, नहीं। प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and acts as an aid during the interpretation of articles when language is found ambiguous। मतलब कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत गूढ़ होते हैं, जिसको समझना काफी कठिनाई होता है, तो उस समय प्रीएम्बल हमारा एक तरह से दर्पण के रूप में काम कर सकता है, जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, संविधान कहना क्या चाहती है। तो जनरली इसका इस्तेमाल एक तरह से सहायक के रूप में किया जा सकता है। ओरिजिनल प्रीएम्बल जो था अडॉप्टेड किया गया था संविधान सभा के द्वारा 1949 में, और डिक्लेयर किया गया था भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के रूप में। ध्यान रहे, सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के रूप में। 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया, जिसमें इनेक्ट किया गया, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया, ठीक है, उस समय प्रवेश कराया गया था सोशलिस्ट और सेकुलर, और साथ साथ उस समय पढ़ा जाता था सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसी संविधान संशोधन के द्वारा एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द के अलावा आपको पता होना चाहिए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट ऑल्सो चेंज द यूनिटी ऑफ नेशन। उसने लिख दिया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी ऑफ नेशन की जगह इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी ये भी चर्चा में है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, खास करके अगर देखा जाए तो 4 साल तक 2019 से लेके 2023 घुसने वाला है, अगला साल चुनाव होने वाला है, और अभी तक हमारे देश में लोकसभा स्पीकर का जो एक साथ पद और आता है, उप डेप्यूटी स्पीकर, उसका चुनाव तक नहीं हुआ। ये किसी लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं है, बिल्कुल बेहतर स्थिति नहीं है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर मतलब एक तरह से जवाब मांगा है। हालांकि संविधान तो स्पष्ट करता है कि जितना जल्द हो सके 2 व्यक्ति, एक तो स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर का चुनाव कर लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा कई राज्यों में भी यही हाल है जहाँ डिप्टी स्पीकर का चुनाव तक नहीं हुआ है। झारखंड भी उनमें से एक है। तो स्पीकर की बात कर ले, स्पीकर हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजुलेशन पास्ड बाय 1/10 ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। स्पीकर को हटाना कोई आम बात है क्या? तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एक रेजुलेशन लाएं, 1/10 मेंबर अगर लोकसभा का रेडी है तो हटा दीजिएगा पद से। ऐसा है तो बताइए, इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर वैकेट्स हिज ऑफिस एंड न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। जब लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है, मतलब लोकसभा समाप्त हो जाती है अपने कार्यकाल के बाद, तो एक नए स्पीकर, चूंकि स्पीकर तो है अपना सीट वैकेट कर देगा और एक नए स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? तुरंत के तुरंत उस मतलब डिसॉल्व होने के बाद तुरंत अपना सीट खाली कर देता है। ही इज द गार्जियन ऑफ द पावर एंड द प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। तो समझ गए आप कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो 1 और 2 बताइए। एक तो ध्यान में यहाँ नहीं कि क्या था, 2 तो डेफिनेटली गलत है, इसलिए 1 और 2 दोनों गलत है, और 3 भी गलत है। 3 में क्या था? ही इज ए गार्जियन ऑफ पावर ऑफ प्रिविलेज एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। ये तो होता है। तो 1 और 2 देखिए। यूजली स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लोकसभा, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। रिमेन्स जो होता है, रिमेन्स का मतलब होता है ऑफिस में तब तक बने रहता है जब तक कि वो नया शपथ नहीं लेता है। However, he was vacant his office earlier in any of the following 3 cases। 3 ऐसे मतलब कारण हो सकते हैं या केस जिसमें वो अपना पद खाली कर सकता है समय से पूर्व भी। हो सकता है कि इफ ही सीजेज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, अब वो लोकसभा का सदस्य ही ना रहा हो तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर उसने रिजाइन कर दिया डिप्टी स्पीकर को लिखकर, इफ ही इज रिमूव्ड बाय ए रेजुलेशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, पूरे मेजोरिटी के साथ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला दिया गया, लेकिन इस प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का उसको पूर्व नोटिस देना पड़ता है। वेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा भंग होती है तो स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तब तक वो बैठक करते रहता है जब तक कि न्यू इलेक्टेड लोकसभा का चुनाव ना हो जाए। Speaker is the head of the Lok Sabha and its representative. He is the guardian of powers and privilege of the members of Lok Sabha, the House as a whole and its committee। तो देखा वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ था शायद। Consider the following statement regarding the office of governor। अभी ऑफिस ऑफ गवर्नर तो बहुत ही बवाल में है, पता ही होना चाहिए क्यों। इसका कुछ कारण बता पाइएगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर क्यों भी बवाल में है? देखिए, एक तो एलजी को लेकर बवाल में है, दूसरा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गवर्नर के साथ, तीसरा अभी एक और एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा विवादित हो चुका है उसमें भी। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। हिज ऑफिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर द कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है क्या ये? द गवर्नर ऑफ ए पार्टिकुलर स्टेट शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट। ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन पूछा गया है कि ऊपर संविधान में है। बताइए, एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या संविधान में ऐसा बताया गया है कि उसको भारत का मतलब जिस राज्य से वो चुना जा रहा है, जिस राज्य के लिए चुना जा रहा है उसका उस राज्य का नहीं होना चाहिए गवर्नर के लिए? ऐसा बात संविधान में तो नहीं किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट बिफोर मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसमें कौन सा करेक्ट है? देखिए, कोई इसमें 2 भी करेक्ट नहीं है, 3 भी करेक्ट नहीं है नियम के संविधान के अनुसार। अब ये सब तो कॉन्वेंशन है और ये सब तो मतलब होना चाहिए। और पहला वाला भी गलत है बिल्कुल, तो 1 भी गलत है, तो नॉन ऑफ द एबव बिल्कुल बहुत अच्छा। गवर्नर होल्ड्स एन इंडिपेंडेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 और 3 जो ऑप्शन था वो कॉन्वेंशन था, ना कि कोई संविधान में व्याख्या किया गया है। संविधान में सिर्फ 2 चीज़ की व्याख्या की गई है,
एक तो उनका कार्यकाल 35 साल का उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस कुछ नहीं। इट इज सोनली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन हाउ ही वांट्स द अपॉइंट द गवर्नर, पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में छोड़ दिया गया है। सम क्वालिफिकेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको मैंने बता दिया। Which of the following amendments empowered the president to send back the advice of the cabinet for recommendation? जी हाँ, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया कि अपना एक बार जो विचार आया है कैबिनेट को वापस कर देता। 44वां संविधान संशोधन के तहत 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में किया गया था, इम्पावर द प्रेसिडेंट। इससे पहले राष्ट्रपति को मतलब माना जाता था कि रबर स्टम्प है, नहीं, रबर स्टम्प नहीं है, उनको इम्पावर्ड किया गया, प्रेसिडेंट को इम्पावर्ड किया गया। किस बात के लिए? कि सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकॉन्सिडरेशन, कोई बिल आया उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए लौटाने की शक्ति किसके पास है तो रिकॉन्सिडरेशन के। बट द रिकॉन्सिडरेशन एडवाइजेबल इज टू बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। हर साल प्रेसिडेंट के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है। इट इज एड्रेस्ड बाय द लीडर ऑफ द हाउस। द मोशन इज पुट टू वोट इन द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इस मोशन को संयुक्त अधिवेशन में रखा जाता है या अलग अलग? द मोशन इज पुट टू वोट इन द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इस मोशन ऑफ थैंक्स में क्या राज्यसभा का अधिकार है उसमें वोट करने का? इट इज एड्रेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इनकरेक्ट पूछा है 1 और 2, 1 और 3, तो इनकरेक्ट है 1 और 3, 2 सही है। मोशन ऑफ थैंक्स की बात कर ले। एक तो पहला सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड अब फर्स्ट, देखिए उसमें केवल लिखा होगा, ओनली लिखा होगा, इसलिए इट इज एड्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन, एवरी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज एड्रेस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी न्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा और भी तो होता तरीका है। मोशन ऑफ थैंक्स की बात करें, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको एड्रेस किया जाता है, ना कि स्पीकर के द्वारा। इन दिस एड्रेस द president outlines the policy and the programs of the government in the presiding year, the ensuing year. This address of the president is discussed in the both the houses of the parliament on a motion called motion of thanks। तो दोनों सदनों में रखा जाता है, ठीक है, ताकि धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में रखा जाता है। एट द एंड ऑफ डिस्कशन द मोशन इज पुट टू वोट। ध्यान रहे, पुट टू वोट के लिए रखा जाता है। द मोशन मस्ट बी पास इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। इस मोशन को पास होना पड़ेगा दोनों सदनों से, और दोनों सदनों को द्वारा इस पर मोशन पे वोट किया जाता है। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन द हाउस अदरवाइज इट अमाउंट्स टू बी डिफीटेड ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं तो सरकार का विजयी नहीं, अब विजयी नहीं बल्कि पराजय माना जाएगा, सरकार का अविश्वास माना जाएगा इसमें। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द गवर्नर टू पावर टू अपॉइंट प्रोटेम स्पीकर इन द स्टेट लेजिस्लेचर। पावर्स ऑफ स्पीकर प्रोटेम आर नॉट को एक्सटेंसिव विद द पावर्स ऑफ इलेक्टेड स्पीकर। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, एक सही है। आर्टिकल 180 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बोल रहा है कि गवर्नर द पावर टू अपॉइंट प्रोटेम स्पीकर, गवर्नर ही मतलब नियुक्त करेगा एक प्रोटेम स्पीकर का। इसमें कहा गया है कि अगर इफ द चेयर ऑफ द स्पीकर फॉल वैकेंट्स देन देयर इज नो डेप्यूटी स्पीकर टू फिल द पोजीशन। आर्टिकल क्या कहता है? इफ द चेयर ऑफ द स्पीकर फॉल्स वैकेंट, खाली और पड़ा हुआ है, then there is no deputy speaker to fill the position. The duties of the office shall be performed by the such member of assembly as the governor may appoint for the purpose.
तो उसके लिए मतलब राज्यसभा का पैनल होता है ना, उसी तरह से मतलब जिस तरह से स्पीकर का पैनल होता है उसका पैनल गठित किया जाता है। द पावर्स ऑफ द प्रोटेम स्पीकर आर वाइड। बॉम्बे हाई कोर्ट इन इट्स 1994 जजमेंट इन द सुरेंद्र वसंत सिरता सिरसठ case the protem speaker is the holds that a protem is a speaker of the house for the all purpose with the all powers with the all privilege and immunities until the speaker is elected। जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है सारे पावर सारे अधिकार सारे इम्यूनिटीज उनको मिलेगा। Odisha High Court also agreed in the Godavari's Misra versus Nand Kishore Das Speaker Odisha Legislative Assembly cases when it is said the powers of the Speaker pro tem are co-extensive with the powers of elected Speaker। लगभग पैरेलल दोनों का पावर बराबर होता है, प्रोटेम स्पीकर हो या स्पीकर हो। Consider the following statement regarding the fundamental duties incorporated in Constitution. All fundamental duties were incorporated in the Part 4A of the Constitution by the Constitution 42वां संविधान संशोधन 1976। They are not enforceable by law, but a court may take them into account while adjudicating on a matter। The concept of fundamental duties is taken from the Constitution of Russia। ये फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया से लिया गया है। पहला बात 4A में जोड़ा गया है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। क्यों? क्योंकि एगो जो फंडामेंटल ड्यूटी था उसको बाद में जोड़ा गया था, तो ऑल फंडामेंटल नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड, उसको पार्ट 4A में जोड़ा गया 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति 10 फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में तो 11 को है। तो जो आपको बता देते हैं कि इसको 51A में जोड़ा गया था, जिसमें 10 को इंट्रोड्यूस किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 11वां का जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें 0 से 6 साल के जो बच्चे के शिक्षा का जो बात है वो अभिभावक का एक कर्तव्य बना दिया गया था। तो दीज आर द स्टैच्यूटरी ड्यूटीज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट ए कोर्ट मे टेक देम इनटू अकाउंट व्हाइल एजुकेटिंग ऑन ए मैटर। जब कोई निर्णय सुनाना पड़े अगर ऐसा लगे तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब सहारा ले सकते हैं। The idea behind their incorporation was to emphasize the obligation of the citizens in exchange for the fundamental rights that he or she enjoys। आपको अगर फंडामेंटल राइट्स मिलता है तो निश्चित रूप से सबके फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होने चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते इसको जोड़ दिया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया, और रसिया से लिया गया ये। Consider the following statement regarding law of commission ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, विधि आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। विधि आयोग एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे गठन किया जाता रहता है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई कानून बनाया ही नहीं गया तो फिर स्टेचुरी बॉडी कहाँ से हो जाएगा? वो स्टेचुरी बॉडी तो होगा नहीं। द कमीशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में कि हर 4 साल में? सोचिए, लॉ कमीशन का गठन कब होता है? लॉ कमीशन सेल सुओ मोटो अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया। सुओ मोटो लेने का अधिकार है इसको? करेक्ट पूछा है तो नन ऑफ द अबव, 1 और 2 इनकरेक्ट पूछा है, यही तो बात है। 1 सही 1 गलत है, 2 भी गलत है। देखिए, लॉ कमीशन सेल ऑन ए रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुओ मोटो। लॉ कमीशन ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुओ मोटो भी ले सकता है। अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ इन इंडिया फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स देयर इन एंड इनेक्टिंग न्यू लेजिस्लेशन। किसी कानून के परिवर्तन की जरूरत है, किस कानून को, नया कानून को इंट्रोड्यूस करना है, उसमें कुछ परिवर्तन करना है, या तो भारत सरकार उसको बोलेगी कि देखिए इसमें थोड़ा संज्ञान लीजिए, या तो स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, रिसर्च कर सकता है, उस पर अध्ययन कर सकता है क्या जरूरी है, मतलब वर्तमान सिनेरियो में उस लॉ की कोई भूमिका है या नहीं, तो उस पर सोचा जा सकता है लॉ कमीशन के द्वारा। इट शैल ऑल्सो अंडरटेक स्टडीज एंड रिसर्च फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द सोशल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फॉर एलिमिनेशन ऑफ डिले इन प्रोसीजर,
स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। जितनी प्रकार की न्याय में सुधार करने की बात हो, जुडिशियल रिफॉर्म की बात हो, सब पे ये विचार कर सकता है, खर्चा से लेके एवरीथिंग। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉन स्टेटरी बॉडी है, ध्यान दें, नॉन स्टेटरी बॉडी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जब इसकी जरूरत पड़ती है। और सबसे पहली बात 1955 में पहला बार कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन इसका गठन किया गया था। तो मतलब पहला कमीशन और ओरिजिनली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन इन 1955 एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 3 years, हर 3 साल में इसका गठन मतलब जनरली कर लिया जाता है। The various law commission have been able to make important contribution towards the progressive development and codification of law of the country। हमारे देश में कानून व्यवस्था, कानून का पालन प्रोग्रेसिव हो, डेवलप हो, कोडिफिकेशन होना चाहिए, कानून का बेहतर ढंग से परिवर्तन होना चाहिए। तो लॉ कमीशन की अपनी एक भूमिका भी है। लॉ कमीशन विल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ द पब्लिकेशन और ऑर्डर इन द ऑफिशियल गजेटेड। अगला क्वेश्चन है कि लॉ कमीशन के बारे में ही पूछा जा रहा है कि इसके क्या क्या फंक्शन है। अभी अभी बताया गया, आइडेंटिफाई लॉज विच आर नो लॉन्गर नीडेड और रेलेवेंट एंड कैन बी इमीडिएटली रिपील्ड, suggest such legislation as might be necessary to implement the directive principle and to attain the objective set out in the preamble of the Constitution. Consider the request for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the government through the Ministry of Law and Justice. Take all such measures as may be necessary to harness the law and the legal process in the service poorer। बिल्कुल सही बात है, सब के सब सही है। The Law Commission of India shall inter alia identify laws which are no longer needed, relevant, and can be immediately repealed, examine the existing laws in the light of directive principle of state policy, and suggest ways of improvement and reform, and also suggest such legislation as might be necessary to the implement the DPSP and to attain the objectives set out in the preamble of the Constitution, considered and convey to the government in its view on many, yeah, any subject relating to the law and judicial administration that may be specifically referred to it by the government through Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs. Considered the request for providing research to any foreign countries as may be referred to it by the government through the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs. Take all such measures as may be necessary to harness the law and the legal process in the service of the poor, revise the central acts of the general importance so as to simplify them and remove anomalies, ambiguities, and inequalities. Consider the following statement: a citizen's right to own private property is a human right. Right to private property ceased to be a fundamental right with the right to private property ceased to be a fundamental right with the 42nd Constitution Amendment. Consider the following statement: citizens' right to own property is a human right। ह्यूमन राइट कहाँ से है यार? ये तो यूपीएससी पूछ चुकी है, फिर से दोहराएगी। क्या आप इसको इतना ब्रॉड तरीके से सोच पाइए कि नहीं? राइट टू प्रॉपर्टी, ए प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 44वां संविधान में हुआ था, ना कि आपको पता होना चाहिए 1976 नहीं, 1974 78।
चार दूसरे, ठीक है। बताइए कौन सा सही है। तो पहला वाला तो गलत है, यहाँ करेक्ट दिया हुआ है, यही तो आपको समझना है। ह्यूमन राइट कैसे हो जाएगा? देखिए, सिटीजन्स राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज ए ह्यूमन राइट। ये ह्यूमन राइट मान लिया, कहीं लीगल राइट लिखा हुआ है। द स्टेट कैन नॉट टेक पोजेशन of it without following due procedure and authority of law, the Supreme Court has held in a judgment. A state cannot trespass into the private property of a citizens, then claim ownership of the land in the name of adverse possession, the court said. Property ceased to be a fundamental right with the 44th Constitutional Amendment Act in 1978. Nevertheless, Article 300A required the state to follow due procedure and authority of law. प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट 44वें संविधान संशोधन से पहले तो था ही, लेकिन 1978 में इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब ध्यान है 300A रिक्वायर्ड द स्टेट टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज हर प्राइवेट प्रॉपर्टी, द सुप्रीम कोर्ट सेड। लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ध्यान रहे, लेकिन ये एक लीगल राइट है, और लीगल राइट जो होता है वो ह्यूमन राइट के तहत आता है, इसलिए इसको ह्यूमन राइट बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन? सरकारिया कमीशन के बारे में भी यूपीएससी पूछी है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पूछती है, सिंपल एक लाइन पूछी थी कि ये जो दिशा निर्देश है वो किसका है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए इसके कुछ भी डिटेल्स, उसके कुछ रिकमेंडेशन है, उनमें से क्या क्या आता है। आर्टिकल 356 should be used very sparingly in extreme cases as a last resort when all the available alternatives fail. The center should consult the states before making a law on a subject on concurrent list. When the president withhold his assent to the state bills, the region should be communicated to the state government. सबके सब सही है। सरकारिया कमीशन की बात करते हैं 1983 की। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड a three-member commission on a center-state relation under the chairmanship of R. Sarkaria, a retired judge of the Supreme Court. 247 को रिकमेंडेशन दिया गया था सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल की बात की गई थी। इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल शुड बी सेटअप अंडर द आर्टिकल 263। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में करना चाहिए, वो भी अंतिम रिसोर्ट के रूप में, अगर सारे के सारे विकल्प के दरवाजे बंद हो जाए। व्हेन द प्रेसिडेंट होल्ड हिज एसेंट टू द स्टेट बिल, अगर किसी भी बिल पर प्रेसिडेंट अपना एसेंट रोक लेता है, खास करके राज्य से जुड़े हुए जो राज्य आरक्षित बिल होते हैं, तो उसको कारण बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए राज्यों को, ठीक है। और सेंटर शुड हैव द पावर्स टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्स इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। लेकिन आर्म फोर्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने कोई कटौती नहीं की, बोला आर्म फोर्स का डिप्लॉय करने के लिए राज्य से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन और नॉट, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल और वाई। तो ये तो गवर्नर का खुद अपना डिसीजन होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म हिम इज ऑथोरिटी। If any question arises whether a matter falls within the governor discretion or not, decision of governor shall be final, and the validity of anything done by the governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. Also, the Constitution says that the advice tendered by ministers to the governor shall not be inquired into any court. Consider the following statement regarding the Article 32 of the Indian Constitution. Article 32 affirms the right to move the Supreme Court for enforcement of the rights conferred in Part 3 of the Indian Constitution. The right guaranteed under Article 32 is not absolute
and can be suspended. An individual approaching the High Court under 226 for the violation of fundamental right is itself is a fundamental right. बिल्कुल नहीं, 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, तीन गलत कीजिए, एक और दो सही है। आर्टिकल 32 जो है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच सिटीजन इज इंटाइटल्ड। आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और अफर्म द राइट टू मूव to the Supreme Court by the appropriate proceeding for the enforcement of the rights conferred in the Part 3 of the Constitution. During 1975 emergency, 5-judge bench of the Supreme Court in the ADM Jalpur versus Srikant Shukla case ruled that the right to the constitutional remedies under the Article 32 would remain suspended during the national emergency. But 44वां संविधान संशोधन also stated that according to the Article 359, the President could issue orders suspending the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights under the Article 32 during the national emergency, with the exception Article 20, with the protection of certain rights in the cases of conviction for offence, and Article 21, protection of life and personal liberty. 20 और 21 को छोड़कर सभी के सभी जो फंडामेंटल राइट्स है, केस खास करके वो 359 के तहत राष्ट्रपति का पावर है कि वो जारी कर सकता है कि आपको इस कोर्ट नहीं जा सकते। इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स द फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्रीवेड पर्सन इज टू द फर्स्ट। सबसे पहले तो ट्रायल कोर्ट जाइए आप, अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल सिविल केस बनता है तो आपके लिए ट्रायल कोर्ट है, आई मीन अधीनस्थ न्यायालय है। अगर वहाँ नहीं हो पाता है, अगर आपको अपील करना है, वहाँ से खुशी नहीं मिले तो आप हाई कोर्ट में करिए अपील, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाइए। व्हेन इट कम्स टू वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, लेकिन बात अगर फंडामेंटल राइट के वायोलेशन की हो तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट अंडर द आर्टिकल 226, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 226 जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि आर्टिकल 226 जो है एक जनरल राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 का दायरा जो है वो भले सीमित हो, लेकिन इसका टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आर्टिकल 32 का पूरे भारत में होता नहीं यार, आर्टिकल 32 का टेरिटोरियल जुडिक्शन उसको ही बोलते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 356 जो है इंस्पायर्ड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स इज लायबल टू एक्शन अंडर आर्टिकल 356। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स अगर भाषण दिया, कुछ भी किया, तो गया बेटा वो 356 के तहत अंदर, उसका सस्पेंशन हो सकता है। द प्रेसिडेंटल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑफकोर्स हो गया है, करेक्ट है, 3 है, 2 है सही और पहला तो गलत है, क्योंकि उस आपको बता देते हैं कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑफकोर्स द satisfaction of the presidents must be based on the relevant material। ये प्रेसिडेंट रूल एक खिलौना नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू बाद में लाया गया। द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी स्टक डाउन बाय द कोर्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन इररेलेवेंट और एक्स्ट्राजेनियस ग्राउंड्स। इररेलेवेंट हो मतलब अविवेकी निर्णय हो, मतलब बायसिंग हो, ऑफ इट वॉज फाउंड, अगर ये मालाफाइड हो, पिवर्स हो, सेकुलरिज्म is one of the basic features of the constitution. Hence, the state government pursuing anti-secular politics is liable to action article 356। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 356 is inspired by the section 93 of the government of act 1935 से inspired है, which provided that if a governor of a province was satisfied that the situation had arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provisions of the said act, he could assume to himself all or any of the powers of the government and discharge those functions in his discretion. The governor, however, could not encroach upon the powers of the High Court। ध्यान रहे,
Next question, consider the following statement. Right to cast a vote in election is neither fundamental right nor right under the common law. Prisoner can cast their vote from jails through the postal ballot. बिल्कुल नहीं, यही तो समस्या है सबसे बड़ा, इनकरेक्ट है ये. Supreme Court had observed that right to cast a vote in election is neither a fundamental right nor a right under the common law. वोट देने का अधिकार ना तो कोई मौलिक अधिकार है और ना ही कोई कोई कॉमन लॉ में कोई कानून है ये. हु कैन वोट एंड हु कैन नॉट वोट अंडर सेक्शन 62 आरपी एक्ट 1951. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का 62 एक्ट पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स in lawful custody of the police and those serving a sentence of imprisonment after conviction. किसको अगर सजा मिल चुकी है तो वो बेचारा वोट नहीं दे सकता. हमारे देश की सबसे बड़ी दुखद स्थिति यही है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन. हालांकि याद रखिएगा, अंडर ट्रायल प्रिजनर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग election even if their names are on electoral rolls. Only those under preventive detention can cast their vote through the postal ballots. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब शक के आधार पर कि वो कुछ खतरनाक कर सकते हैं, वही पोस्टल बैलेट के तहत वोट देंगे, बाकी तो नहीं दे सकते हैं. लेकिन चुनाव तो लड़ सकते हैं, अंडर ट्रायल में हो, सजा काट रहे हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं. लो, इससे बड़ा दुविधा और क्या हो सकता है. Consider the following statement regarding the status of fundamental rights versus state directive principle of state policy. Supreme Court in Golaknath case 1967 held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principle of state policy. ये तो गोलकनाथ केस में नहीं आया था, मेनका गांधी केस में. पार्लियामेंट या मिनर्वा मिल्स केस में सोचिएगा जरा सा. Parliament completely amend the active principle of the state policy in order to improve the administration of any of the fundamental rights. पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा जो हो जाएगा, अगर पूरा का पूरा ही अमेंड कर देगी तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या होगा. तो बिल्कुल इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है. देखिए 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को तो कह दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस between the fundamental rights and the DPSP. This harmony and balance between the two is essential feature of the basic structure of the Constitution. तो DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच होना चाहिए. फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Parliament can amend the fundamental rights for implementing the directive principle as long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the Constitution. However, the Parliament cannot amend the DPSP on its whims and fancies and affect the welfare state credential of the Indian Constitution, since it's form the part of the basic structure. Consider the following statement regarding the governor's legislative powers. गवर्नर का विधायकी शक्ति क्या क्या है. If a bill passed by the state legislature endangered the position of the state high court, the governor shall reserve the bill for consideration of the president. If a bill sent by the governor for the reconsideration of the state legislature is passed again without amendments, the governor is under no constitutional obligation to give his assent to the bill. नहीं भाई, ये तो गलत है बात, इसलिए बी गलत है. आर्टिकल 200 पढ़िएगा, उसमें प्रोवाइड किया गया है जब कोई बिल
राज्य विधानसभा से या विधानमंडल से पास होके उसके पास राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? एक तो बिल को अनुमति दे सकता है, तो बिल तो कानून बन जाएगा। या तो वो बिल को अपने पास विदहोल्ड कर सकता है, तो कानून बनेगा ही नहीं, खत्म हो गया। या हो सकता है कि उस बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल दे कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए एक बार। वो विधानमंडल को लौटा देता है, तो उस पर पुनर्विचार हो सकता है। लेकिन एक बात और भी जान लीजिए, इसके अलावा एक और पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, कि वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडर कर सकता है, रिजर्व रख सकता है उस बिल को। और अगर बात जान लीजिए, एक बार बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया गया, तो उस बिल पर राज्यपाल की कोई भूमिका बची नहीं रह जाती है। और दूसरी बात कि अगर गवर्नर ने जितना जल्दी हो सके अगर बिल को लौटा दिया गया, मनी बिल के संबंध ऐसा कुछ कर नहीं सकता वो, रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल विथ ए मैसेज फॉर रिकंसिडरेशन, जिसको हम लोग सस्पेंशन वीटो बोलते हैं, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। But if the bill again passed by the legislature, with or without amendment, the governor shall not withhold his assent thereupon. If, in the opinion of the governor, the bill, if it become law, would so derogate from the power of the High Court as to endanger its constitutional position, he shall not assent to, but shall reserve it for the consideration of the President. Consider the following statement regarding सील्ड कवर। बहुत चर्चा में है अभी सील्ड कवर, खूब सील्ड कवर की बात हो रही है। अभी अडानी का जो रिपोर्ट था उसमें भी सील्ड कवर की बात की जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, सील्ड कवर हम नहीं लेंगे भैया, इस सील्ड कवर से बहुत दिक्कत होगा, लिफाफा बंद चीज नया को खराब कर देगा। Submitted by the government or its agency to the Supreme Court during the case hearing. The practice of the submission of a confidential material to the court in the sealed cover is not backed by any law. The government has the privilege of non disclosure of some documents and communication on the grounds of national security. The action taken report on any case cannot be submitted to the court in the sealed cover. बिल्कुल सही बात है, हर केस को उठा के सील बंद कर दीजिए। न्यायालय का कोई मतलब व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है क्या? तो बिल्कुल सही बात है, 2-3 सही बात है, और इसको कोई बैकिंग नहीं है, तो ये भी बात आप जान लीजिए कि केवल और केवल इसमें 2 सही है। हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सेक्सुअल अब्यूज केस में फॉर्मर चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना wondered why even an action taken report should be in a sealed cover. Why even an action taken, आपने जो एक्शन लिया है वो भी सील्ड बंद कवर में आएगा, रिपोर्ट शुड बी इन ए सील्ड envelope. It's true that law permits the submission of confidential material to the court in some cases. Some cases, in addition, court can order some content to be kept confidential. The Evidence Act है इसके लिए also allow the privilege of non-disclosure of some documents and communication. Part 17 of the Indian Constitution with official language. भाग 17 की बात करते हैं। Its provisions are divided into official language of the Union, regional language of the Union, language of judiciary and text law select the correct. सब कुछ। भाग 17 भारत का संविधान ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है 343 से 351 तक में, और इसके प्रोविजन 4 हेड में है। एक तो केंद्र का भाषा क्या होगा, लैंग्वेज ऑफ यूनियन, रीजनल लैंग्वेज की बात करता है क्षेत्रीय भाषा की, जुडिशरी में किस भाषा का इस्तेमाल होगा उसकी बात करता है, और स्पेशल डायरेक्टिव्स भी है इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द फंक्शनल सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इन विच ऑफ द फ्लोइंग मैनर। सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑर्गन, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर सेल नॉट बी answerable to any court for the exercise
एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। किसी भी कोर्ट के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, राष्ट्रपति और गवर्नर। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड एनी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। पार्लियामेंट में जो कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ हो हल्ला हो रहा है, जो कुछ बात हो रही है, उसके प्रति मतलब वो कोर्ट के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। इसको चले मतलब कोर्ट में आप उठा के नहीं ले सकते। उससे पूछा पूछी मतलब सरकार का जो काम है वो करने दीजिए, प्रोसीडिंग को आप जस्टिस के लिए मत खोलिए। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव जज इज बीइंग कैरिड आउट। जी हाँ, पार्लियामेंट को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी जज के निर्णय या किसी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करे संसद में। हाँ, तब कर सकता है जब वो जज को रिमूवल प्रोसीडिंग उसके प्रति चल रहा हो, तब कर सकता है। सब सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन अ फंक्शनल सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इन द फॉलोइंग मैनर्स। आर्टिकल 50 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ क्या है? स्टेट सेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का न्यायपालिका या न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभेद, सेपरेशन की बात किया गया है। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 50 का हवाला दिया जाता है। आर्टिकल 122 पढ़िए, 212 पढ़िए, उसमें बताया गया है वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन in any court. This ensures the separation and immunity of the legislature from judicial intervention on allegation of the procedural irregularity. Judicial conduct of judge of the Supreme Court and the High Court cannot be discussed in the Parliament and legislature. आर्टिकल 121 और 211 कहता यही है। मतलब दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया गया है। पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग को कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी और कोर्ट के क्षेत्र को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 53 और 154 को पढ़िए, कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंड दे एंजॉय इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मिलता है उसको फ्रॉम सिविल क्रिमिनल लायबिलिटीज से। उसको गिरफ्तारी ऑर्डर जारी नहीं कर सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले 40 दिन पूर्व नोटिस भेजना पड़ेगा। 40 दिन या 14 दिन कुछ है इस तरह से। आर्टिकल 361 कहता है Constitution of India lays down a functional separation of the organs of the state in which of the following manner. The president or the governor shall not be answerable to any court for the exercise and the performance of the powers and duties of his office. The validity of the proceeding in the parliament and the legislature cannot be called into question in court. The parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out. Absolutely all are correct. Constitution of India lays down the functional separation the organs of the state in the following manners. Number 1, Article 50. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive. राज्य ऐसे कदम उठाएगा जिससे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से सेपरेट रहे।
दोनों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश ना हो, और इससे क्या होगा ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बरकरार रहेगी। आर्टिकल 122 और 212 कहता है कि प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट and the legislature cannot be called into question in any court. This ensures the separation and immunity of the legislature from the judicial intervention on the allegation of procedural irregularity. Judicial conduct of judge of the Supreme Court, ध्यान है जुडिशियल कंडक्ट की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट की बात नहीं हो रही है। Judicial conduct of a judge of the Supreme Court and High Courts cannot be discussed in Parliament and state legislature respectively. Article 100(21) and 200(11) of the Constitution. Article 53 and 154 respectively provide that the executive power of the Union and the state shall be vested with the president and the governor. जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है यूनियन में, राष्ट्रपति के पास 53 के तहत और 154 के तहत राज्यपाल के पास, उसको सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी प्रदान की गई, सुरक्षा प्रदान किया गया। आर्टिकल 361, द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज and performance of the powers and duties of his house. Which of the following principle is considered as the bedrock principle of the parliamentary government? It's called collective responsibility. Principle of collective responsibility implies that Lok Sabha can remove the ministry. लोकसभा जो है वो मिनिस्ट्री को हटा सकती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर हेडेड करते हैं, उसके ऑफिस से एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट, संसद के प्रति, मतलब लोकसभा के प्रति। खास करके इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति। यूपीएससी ने लिख दिया था पार्लियामेंट के प्रति, और वो क्वेश्चन हमको लगता है वहीं पर आपको पकड़ लेना चाहिए था। आर्टिकल 75, दे एक्ट एज ए टीम, स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डबल मेंबरशिप इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के सदस्य का डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है? इफ ए पर्सन इलेक्टेड both the houses of the parliament, he should exercise his option for one, otherwise both seat vacant. both seat vacant हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। If a person is elected 2 seats in his house, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant. यहाँ पर आप सोच सकते हैं। If the sitting members of one house is elected to the other house, his seat in his first house become vacant. बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो सही है 2 और 3। एक पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। एक ही समय संसद के दोनों सदनों का सदस्य थोड़ा बन सकते हैं आप। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1958 में 51 में कहा गया है। इसके कुछ बातें हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति दोनों हाउस के लिए चयनित कर लिया जाता है तो उसको 10 दिन के अंदर ये बताना होता है कि वो किस का मेंबर बनना चाहता है। अपना डिजायर स्पष्ट कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इस केस में उसका राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा। अगर कोई मेंबर, सिटिंग मेंबर एक हाउस के लिए इलेक्टेड होता है, ठीक है, किसी एक हाउस के लिए इलेक्टेड होता है, तो उसका इस बात का तय है कि उसका पहला सीट वैकेंट हो जाएगा। क्योंकि वो अगर उसने अदर सीट के लिए लड़ाई क्यों लड़ा, इसका कहीं ना कहीं उसका इरादा है कि वो अपना पहला सीट खोना चाहता है, दूसरा सीट प्राप्त करना चाहता है। तो सिटिंग मेंबर ऑफ द वन
हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू दी अदर हाउस, अगर आप मानते सपोज लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सीधी सी मतलब है, अगर आपने कुछ कहा नहीं तो उनका पहला सीट वैकेंट हो जाएगा। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू सीट इन इज हाउस, दोनों सीट के लिए फिर से चयन हो जाए, ठीक है, और ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर वन, अदरवाइज बोथ सीट बिकम वैकेंट, दोनों सीट चला जाएगा उसका। Similarly, a person cannot be a member of both the parliament and state legislature at the same time. आप एमपी और एमएलए एक साथ थोड़ा हो सकते हैं एक ही समय में। अगर आप ऐसा है तो सीधी सी बात है, इफ ए पर्सन सो इलेक्टेड, अगर ऐसा हो गया तो उसका बड़का सीट जाएगा, इज सीट इन हिज पार्लियामेंट बिकम वैकेंट। अब वो एमपी नहीं रहेगा। अगर उसने 14 दिन के अंदर अपना सीट स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन नहीं दिया, इफ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 14 days, तो इसका सीधा मतलब है कि वो एमपी नहीं रहना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, तो खाली करो एमपी सीट 14 दिन के अंदर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द given condition. The laws made by the parliament are applicable to the all state of India. जो भी कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा वो पूरे भारत में राज्यों के सभी राज्यों में लागू होगा क्या? एप्लीकेबल होता है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में राज्य के द्वारा बनाया गया कानून उसके राज्य के बाहर एप्लीकेबल नहीं होता है। Under no circumstances the law made by the state legislature are applicable outside the state. The laws of the parliament are applicable to the Indian citizens and their property in any part of the world. करेक्ट है भाई, एक और दो तो करेक्ट है, एक और तीन भी करेक्ट है। चलिए इसका सही जवाब एक और तीन, दो गलत है, क्योंकि वो बात गलत बताया जा रहा है कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है पहले ये समझ लीजिए। इसमें भारत के राज्य आते हैं, यूटी आता है और अदर एरिया भी आता है जो बाद में जीता जा सकता है या फिर भारत में शामिल किया जा सकता है, वैसे क्षेत्र भी शामिल है। ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, या तो राज्य या राज्य के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। द लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट। जनरल केस में तो यही बात है कि स्टेट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो स्टेट के सीमा क्षेत्र के तहत ही आएगा, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट, द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। Thus, the laws of the parliament are also applicable to the Indian citizens, ध्यान रहे Indian citizens and their property in any part of the world. Mutual delegation of executive power between the center and state cannot occur from a state to center to the governor, from center to the president, from center to the parliament, from center to the state legislature, from center to the state legislature. The constitution provides for intergovernment delegation of executive function in order to mitigate rigidity and avoid a situation of deadlock. Accordingly, the president may, with the consent of the state government, entrust to the government any of the executive function of the center. Conversely, the governor of the state may, with the consent of the central government, entrusted to that government any of the executive function of the state. This mutual delegation of administrative function may be conditional or unconditional. The Constitution also makes a provisions for the entrustment of the executive function of the center to the state without
the consent of state, but in this case, the delegation is by the parliament and not by the president. Law made by the parliament on the subject of the union list can confer powers and impose duties on a state or authorize the conferring the powers and the imposition of duties by the center upon a state. Notably, the same thing cannot be done by the state legislature. Article 355 of the Constitution, which places the following duties on the central government: protect every state against external aggression, internal disturbances, ensuring that every state follows the constitutional provisions, ensuring that every state is protected against the economic जी नहीं केवल एक और दो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस टू ड्यूटीज ऑन सेंटर पहले तो प्रोटेक्ट करना है प्रत्येक स्टेट को बाहरी और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से दूसरा इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट जो है वो संविधान के प्रोविजंस के अनुसार चल रही है कि नहीं इन दिस ड्यूटी in the performance of which the center takes over the government of the state under the Article 356 in the case of the failure of the constitutional machinery in the state. This is popularly known as President's Rule. It is also known as state emergency, constitutional emergency भी कहते हैं उसको. Consider the following statement regarding the objective resolution. पंडित नेहरू जी ने moved किया था historic objective resolution in the Constitutional Assembly and was unanimously adopted by the Assembly in 1950. 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था. गलत बात है. It is modified version of the forms of the preamble of the present Constitution. बिल्कुल सही बात है. 13 December 1946, Pandit Nehru moved the historic objective resolution in Assembly. It laid down the fundamental and the philosophy of the constitutional structure. This resolution was unanimously adopted the Assembly on January 27, 1947. इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था एक मत से, एक स्वर में. It influenced the annual shaping of the constitution through the all of its constitution states. Its modified version from the preamble of the present constitution. So once again, I would like to simply say, work hard in silence. Let success make the noise. Thank you.